नमस्कार, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, फटाका मॉल, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। बेटे की हत्या का संदेह, परिजनों ने लगाई न्याय की गुहार। प्रदेश में भाजपा सरकार बनने का पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने किया दावा। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव पर ली चुटकी। झीरम घाटी जांच के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कांग्रेसी नेताओं के परिवारों को न्याय की उम्मीद। और सीबीएसई नेशनल बास्केटबॉल में डीपीएस ने जीता खिताब। अब खबरें विस्तार से। बीते दिनों लापता हुए राजनांदगांव शहर के युवक अंश खंडेलवाल की मौत के मामले को लेकर उनके परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस के द्वारा हत्या की दिशा में जांच नहीं किए जाने का आरोप लगाया है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। राजनांदगांव शहर के युवक अंश खंडेलवाल की मौत रहस्यमय तरीके से हुई है। बीते 28 अक्टूबर की दोपहर 2 बजे अंश खंडेलवाल अपने घर से बिना किसी को कुछ बताए निकला था, जिसका शव 4 नवंबर को अधजली हालत में फरहद चौक के पास मिला था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मृतक के पिता और व्यापारी संगठन के लोगों ने कहा कि अंश का शव पहचानने लायक स्थिति में नहीं था। पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बताया था, लेकिन जिस अवस्था में उसका शव मिला था उससे उसकी हत्या किया जाना प्रतीत हो रहा था। अंश खंडेलवाल के पिता का कहना है कि उन्होंने पुलिस से डीएनए जांच की मांग भी की थी। मृतक के पिता राजेश खंडेलवाल ने बताया कि पुलिस मामले की जांच तो कर रही है, लेकिन उसकी हत्या की दिशा में कोई भी जांच नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि अंश की हत्या की गई है, जिस पर त्वरित जांच कर दोषियों को सजा दिया जाना चाहिए। मोबाइल और चाबी और बॉडी उससे 5 फीट दूर पड़ी थी। मैंने तो बॉडी को पहचानने से इनकार किया, इसलिए मैंने डीएनए टेस्ट की मांग की है। मोबाइल और चाबी इम्प्लांटेड थी। जो बॉडी अगर 8 दिन तक वहाँ रह सकती है, तो आप लोग भी समझ रहे हैं कि 8 दिन बाद बॉडी क्या कुछ मिलता, क्या उसमें एक अंश भी मिलता है क्या? पूछताछ नहीं की है। बस वो 1-2 बार ऐसे ही हम खुद ही गए थे तो पूछे क्या हो सकता है क्या नहीं, तो हम क्या बता सकते उस चीज़ में। उसका 101% मर्डर किया गया है। कारण नहीं समझ में आ रहा, तो फ़ोन खुलने के बाद ही समझ में आएगा कि लास्ट किससे बात किया है। हो सकता है वीडियो व्हाट्सएप कॉलिंग में बात किया हो, या लास्ट कॉल आ रहा है नहीं आ रहा सीडीआर में क्या है, वो फ़ोन खुलने के बाद, या व्हाट्सएप चैट में कुछ मिल सकता है, वो आप फ़ोन खुलने के बाद ही समझ में आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मृतक के परिजन के साथ विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठन सहित व्यापारी संगठन चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अंश खंडेलवाल की हत्या की गई है, यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जलने से पहले चोट के निशान का जिक्र किया गया है। उन्होंने आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि अंश को पहले किसी अन्य जगह पर आरोपियों के द्वारा मारा गया है, फिर इसके बाद यहाँ लाकर उसके शव को जलाने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस जल्द से जल्द उसकी हत्या की दिशा में अपनी जाँच शुरू नहीं करती है, तो व्यापारी संगठन के द्वारा हड़ताल और उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारे व्यापारी भाई राजेश खंडेलवाल जी के साथ हुई है, तो उससे पूरा व्यापारी जगत जो है वो स्तब्ध है। और हम एक ज्ञापन आज एसपी साहब को देने जा रहे हैं, और उसमें हम ये मांग करेंगे कि 5 दिन के अंदर अगर कोई सकारात्मक पहलू उसके दुर्घटना के हत्या के सामने नहीं आते हैं, तो ऐसी स्थिति में मजबूरन व्यापारियों को धरना प्रदर्शन और राजनांदगांव बंद की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। और उस समय जो माहौल बनेगा शहर का, उसके लिए जवाबदार पुलिस प्रशासन होगा। और हमारा ये कहना है कि बड़े बड़े मामले जब पुलिस चुटकियों में सुलझा लेती है या आसानी से सुलझा लेती है, उसके बाद इतना विलंब इस घटना के लिए क्यों हो रहा है, और कोई बात सामने क्यों नहीं आ रही है, किसके द्वारा किया गया है, या कौन है वो संदेहास्पद लोग जिनके द्वारा ये किया गया है। अपने बेटे के हत्यारे को सजा दिलाने के लिए परिवार के लोग संघर्ष कर रहे हैं। अंश की माता का रो रो कर बुरा हाल है। जिस स्थिति में अंश का शव मिला है, उससे उसकी हत्या किए जाने के मामले से इनकार नहीं किया जा सकता।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अंश खंडेलवाल के परिजनों ने बताया कि 28 तारीख को वह लापता हुआ था और 29 तारीख की सुबह 5:30 बजे उसका मोबाइल कुछ सेकंड के लिए चालू हुआ था। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अब तक क्या जांच की, उसके कार डिटेल की जांच हुई या नहीं, अंतिम कॉल किसका आया था, यह सब अब तक परिजनों को नहीं बताया गया है। जिस स्थान पर अंश का शव मिला वहाँ पर उसका मोबाइल और स्कूटर की चाबी रखा हुआ था। वहीं आसपास किसी भी तरह के संघर्ष के जलने के निशान नहीं थे, जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि उसे कहीं और मारा गया और यहाँ लाकर उसके शव को जलाने का प्रयास किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अंश के परिजनों ने उसके कॉल रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप चैटिंग सहित कई संदेह से पुलिस को अवगत कराते हुए उसकी हत्या की दिशा में जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की गुहार लगाई है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, ग्रैंड न्यूज़, राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजनांदगांव विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रमन सिंह आज अपने विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का दावा किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजनांदगांव विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रमन सिंह सोमवार को अपने विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव पहुंचे। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने यहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आगामी 3 दिसंबर को प्रदेश में चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे, लेकिन अभी जो रुझान प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में मिल रहा है उससे स्पष्ट है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि हम 90 विधानसभा में बेहतर स्थिति में हैं, वहीं 55 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राजनांदगांव विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत पिछले चुनाव के मुकाबले अधिक मतों से होगी। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव के बयान के मामले में डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा पालना अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि टी.एस. सिंहदेव चूक गए। 5 साल पहले अगर इसी बात को दमदारी से बोले होते तो मुख्यमंत्री होते। उनको तो उनकी पार्टी ने 4.5 साल तक घुमा कर रख दिया। 15 दिन बचा था तो उप मुख्यमंत्री बना दिए। अब सरकार नहीं बन रही है तो जोर मार रहे हैं। पहले जोर मारे होते तो अभी मुख्यमंत्री होते। यह है उत्सुकता पूरे प्रदेश में बढ़ी हुई है और 3 तारीख को मतगणना भी हो जाना है, मगर जैसे समाचार मिल रहे हैं और अलग अलग 90 विधानसभा से जो बातचीत हो रही, चर्चा हो रही है, वो बहुत ही उत्साहजनक नतीजे सामने आ रहे हैं। और आज के तारीख में मैं कह सकता हूँ कि 90 सीटों में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। अब कहीं कोई शंका किसी के मन में नहीं रहा है। साफ साफ अच्छे से और करीब करीब 50 से 55 सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी, ये सुनिश्चित हो चुका है। मगर टी.एस. सिंहदेव चूक गए। 5 साल पहले इसी बात को दमदारी से बोले होते, जब उनका बहुमत आया था तब वो मुख्यमंत्री बनते तो उनको तो 4.5 साल तक घुमा के रख दिया और 15 दिन के लिए डिप्टी सीएम बना दिया। अब तो सरकार नहीं बन रही है तो जोर मार रहे हैं। पहले जोर मार दिए होते तभी मुख्यमंत्री रहते। ये लेट हो गए वो, मगर कोई मन में महत्वाकांक्षा पाल के रखता है, अच्छी बात है। राजनांदगांव पहुंचे डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का दावा करने के साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा यह भारतीय जनता पार्टी पहली बैठक में ही तय कर लेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 90 विधानसभा में स्थिति स्पष्ट है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बन रही है। अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, ग्रैंड न्यूज़, राजनांदगांव। 25 मई वर्ष 2013 में हुए बस्तर के झीरम घाटी नक्सली हमले में सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की याचिका खारिज कर दी है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस इस मामले की जांच करेगी। झीरम घाटी नक्सली हमले में 32 लोग शहीद हुए थे, जिसमें कांग्रेसी नेताओं सहित पुलिस जवान शामिल थे। घटना के बाद इस हमले की जांच का जिम्मा केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंपा गया था। कांग्रेसी नेताओं के परिजनों ने इस मामले में षड्यंत्र की बात कहते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी से षड्यंत्र को लेकर जांच की मांग की थी, लेकिन इस जांच एजेंसी ने षड्यंत्र को लेकर जांच नहीं की, जिसके बाद शहीद कांग्रेसी नेताओं के परिजनों ने दरबा थाने में इस जांच के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए साजिश की जांच की मांग की। इसके बाद प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी ने अपनी जांच का हवाला देते हुए इस जांच पर न्यायालय से स्टे ले लिया। झीरम घाटी हमले में शहीद हुए राजनांदगांव के पूर्व विधायक उदय मुदलियार के पुत्र जितेंद्र मुदलियार का कहना है कि हम इस हमले की जांच को लेकर निरंतर संघर्ष कर रहे थे। हम लोगों ने एनआईए के समक्ष अपनी बात रखने की कोशिश की, पर एनआईए ने किसी भी पीड़ित पक्ष से बात नहीं की
और एनआईए ने षड्यंत्र की जांच नहीं की। वहीं अपने वेबसाइट में क्लोजर रिपोर्ट भी डाल दिया था और जांच समाप्त कर दिया। इस मामले में हम लोगों ने धरवा थाने में एफआईआर दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एनआईए की याचिका खारिज कर दी गई है, जिससे इस मामले की जांच राज्य सरकार ने जो एसआईटी गठित की है वह करेगी, जिससे इस षड्यंत्र में शामिल दोषी बेनकाब होंगे। उन्होंने कहा कि अब इस फैसले के बाद इस मामले में न्याय मिलने की उम्मीद है। 25 मई 2013 को झीरम घाटी में जो कांग्रेस के हमारे नेताओं पर, मेरे पिता के ऊपर जो नक्सली हमला हुआ, जिसमें सारे नेताओं की शहादत हुई, उसकी जांच को लेकर निरंतर हम लोग संघर्ष कर रहे थे। हम लोगों ने एनआईए के समक्ष अपनी बात रखने की कोशिश की, पर एनआईए ने षड्यंत्र की जांच नहीं की और किसी भी पीड़ित पक्ष से कोई बात नहीं की। और कहीं ना कहीं ये जांच उनके क्लोजर, एनआईए के वेबसाइट पे क्लोजर में इस जांच को उन्होंने समाप्त कर दी। जैसे ही पता चला, बाद में हम लोगों ने कहा कि एनआईए ने हम लोगों से तो बात ही नहीं की, किसी भी पीड़ित पक्ष से बात नहीं की। हम लोग भी कुछ तथ्य रखना चाह रहे थे। जब बात नहीं हुई तो फिर वो क्लोजर रिपोर्ट हटा और उन्होंने कहा कि जो आपने एफआईआर किया है उसकी जांच हम करेंगे। तो बार बार आग्रह करने के बावजूद जब उन्होंने जांच नहीं की और हम लोगों ने एफआईआर दरभा में दर्ज कराया, तो उन्होंने कोर्ट में स्टे के लिए लगाया। निचली अदालत से लेके माननीय सुप्रीम कोर्ट तक हम लोगों ने इस लड़ाई को लड़ी और आज ये निर्णय आया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एनआईए की अपील को खारिज की है। तो राज्य सरकार द्वारा जो एसआईटी गठित की गई है, उसमें अब झीरम के जो दोषी हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई की उम्मीद जागी है। और कहीं ना कहीं अब ये एक उम्मीद है हम सब पीड़ित परिवार और पूरे कांग्रेस परिवार के लोगों को कि आने वाले समय में जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, जिन लोगों को इससे लाभ पहुंचा है, इस घटना से राजनीतिक लाभ पहुंचा है, जो लोग इसमें शामिल हैं, उनके चेहरे उजागर होंगे, उनके चेहरों से पर्दाफाश होगा। और जो दोषी हैं, जितने लोग इसमें हैं, जिन लोगों ने इस षड्यंत्र में अपना योगदान दिया है, वो सारे दोषियों के खिलाफ़ कार्रवाई की एक उम्मीद जागी है। और अब उम्मीद है कि वो दोषी जल्द उनको सज़ा मिलेगी। इस हमले की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब इस मामले की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस करेगी। इस मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस ने षड्यंत्र की जांच के लिए एफआईआर दर्ज किया था, लेकिन जांच नहीं कर पाई थी, क्योंकि इस मामले में एनआईए का कहना है कि जांच हमने की है, इसलिए छत्तीसगढ़ पुलिस इस जांच को नहीं कर सकती। जांच को रोकने के लिए एनआईए ने न्यायालय से मांग की थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया। परमानंद रजा के साथ हफीज़ खान, ग्रैंड न्यूज़, राजनांदगांव। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे राष्ट्रीय बास्केटबॉल का फाइनल मुकाबला। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्हर भाव में उपलब्ध हैं। 3x6 शॉट, डांडिया, जेली बीन, गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी, बोंजाई गार्डन जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। भीड़ से बचने के लिए पहले से खरीदी करें। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबू चौक। फ्री 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 पटाखा मॉल लाया है लूट लो ऑफर। आने वाले सभी त्योहारों पर बच्चों के लिए खास ऑफर। 10 साल तक के बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ने पर पॉप अप पटाखा फ्री। हमारे मॉल में पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों की विशाल रेंज होलसेल रेट पर पाएं। सभी नामी कंपनियों के पटाखे जैसे एंटमैन, फिएस्टो, मस्त मस्त, वॉल्केनो, बिग बैश, मैजिक। शादी, पार्टी, दशहरा एवं अन्य शुभ अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटियां। तो आज ही आएं श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 9009757412 9993457412।
अब मनपसंद फर्नीचर के लिए दूसरे शहर जाना भूल जाओ। छत्तीसगढ़ का एकमात्र मॉडर्न ट्रेडिशनल ब्रांडेड फर्नीचर का नया शोरूम हमारे राजनांदगांव में। महावीर फर्नीचर आपके जरूरत की सभी फर्नीचर का रखता है ख्याल। सभी प्रकार के दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट, ऑफिस फर्नीचर, डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक। कारपेट, मैट्रेसेस, बेडशीट, वॉलपेपर, वुडन फ्लोरिंग सभी एक ही छत के नीचे। निरंतर 14 वर्षों से महावीर फर्नीचर आपके घर की साज सज्जा और जीवन शैली को दे रहा है नया आयाम। सभी प्रकार के फर्नीचर, लग्जरी सोफा सेट आपके सुविधा अनुसार ऑर्डर से बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। इस दिवाली तक प्रत्येक खरीदी पर पाएं स्क्रैच कूपन उपहार। तो आज ही आए महावीर फर्नीचर, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। और नया शोरूम गांधीनगर गली नंबर 2। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। इस दीपावली प्रत्येक खरीदी पर पाएं विशेष डिस्काउंट ऑफर। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज। वुडन फर्नीचर, स्टील फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, AC, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा, जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा, भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। मुझे मिक्सर चाहिए, मैं कचुम्बर चटनी नहीं बना सकता। ग्राइंडर चाहिए, आटा नहीं गूंद सकता। गैस चाहिए, चूल्हा नहीं जला सकता। वॉशिंग मशीन चाहिए, कपड़े नहीं धो सकते। डिशवॉशर चाहिए, बर्तन धोना नहीं आता। और बड़ा फ्रिज चाहिए क्योंकि रोज खाना नहीं बना सकते। टीवी। हाँ, दिन में अगर क्रिकेट मैच आ रहा हो तो खाना रात को बने। राज मार्केटिंग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज, जैसे टीवी, फ्रिज, AC, मोबाइल, मिक्सर, ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। जी सेठ जी, और कुछ चीजें बस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव के साई ट्रेनिंग सेंटर और DPS स्कूल में खेली गई CBSE नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता के खिताब पर दिल्ली पब्लिक स्कूल ने अपना नाम किया है। वहीं उपविजेता युगांतर पब्लिक स्कूल रहा है। प्रतियोगिता में विजेता उपविजेता टीम को अतिथियों ने गोल्ड एवं रजत पदक सहित ट्रॉफी प्रदान की।
राजनांदगांव के डीपीएस स्कूल और साई ट्रेनिंग सेंटर में 4 दिनों तक खेली गई सीबीएसई नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता का रंगारंग समापन हो गया है। इस प्रतियोगिता में चैंपियनशिप का खिताब डीपीएस स्कूल राजनांदगांव ने अपने नाम किया है। वहीं उपविजेता युगांतर पब्लिक स्कूल राजनांदगांव रही। इस प्रतियोगिता में 6 विदेशी टीमों के अलावा देश भर के 41 टीमों ने हिस्सा लिया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील कोठारी थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में सीबीएसई ऑब्जर्वर संतोष कुमार सिंह, साई ट्रेनिंग सेंटर के प्रबंधक के राजेश्वर राव थे। 16 नवंबर से शुरू होकर 20 नवंबर तक चले इस राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच डीपीएस स्कूल राजनांदगांव विरुद्ध युगांतर पब्लिक स्कूल के मध्य खेला गया। रोमांचक मैच में डीपीएस स्कूल ने 75 के मुकाबले 65 अंक प्राप्त कर युगांतर पब्लिक स्कूल राजनांदगांव को हराया है और खिताब अपने नाम किया है। रोमांचक मैच में खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ बास्केट करने के लिए संघर्ष करते नजर आए। तीसरे क्वार्टर तक दोनों टीमों का स्कोर बराबर रहा, लेकिन चौथे क्वार्टर के अंतिम क्षणों में डीपीएस की टीम ने अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए 65 अंक के मुकाबले 75 अंक प्राप्त कर खिताब अपने नाम किया। उल्लेखनीय है कि डीपीएस और युगांतर स्कूल को खेलो इंडिया खेलों में शामिल किया गया है। यहाँ पर खेलो इंडिया खेलो एकेडमी की शुरुआत की गई है। भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रबंधक के राजेश्वर राव ने बताया कि 4 दिनों तक चली इस प्रतियोगिता में देश भर के 41 टीमों के 700 से अधिक खिलाड़ी एवं कोच ने हिस्सा लिया, जिसमें 6 विदेशी टीमें शामिल हैं। उन्होंने बताया कि विजेता टीम को गोल्ड मेडल और ट्रॉफी, वहीं उपविजेता टीम को रजत पदक और ट्रॉफी भेंट की गई है। राजनांदगांव के लिए गर्व का विषय है कि सीबीएसई नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन लगातार दूसरे वर्ष यहाँ हुआ है। इसके पहले भी इन 2 वर्षों के अतिरिक्त 2 साल युगांतर पब्लिक स्कूल ने 2010 और 2017 में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया है। और राजनांदगांव धीरे धीरे चूँकि बास्केटबॉल की अभी हॉकी की नर्सरी के नाम से जाना जाता था, बास्केटबॉल भी धीरे धीरे यहाँ ग्रो करने लगा है और यह भी एक नर्सरी में कन्वर्ट हो रहा है। इस वर्ष भी स्कूल नेशनल भी अंडर 14 और अंडर 17 का यहाँ होना है। इस प्रतियोगिता में कुल 41 टीमें पार्टिसिपेट करी थी, जिसके लगभग 700 खिलाड़ी, कोच, मैनेजर और रेफरीज इसमें पार्टिसिपेट किए थे। और इसमें 6 टीमें ऐसी थी जो विदेशों की थी। समापन समारोह के मुख्य अतिथि जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष सुशील कोठारी का कहना है कि इन स्कूलों को खेलो इंडिया खेलों में शामिल किए जाने से खिलाड़ियों की खेल प्रतिभा उभर कर सामने आ रही है और कई खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। वास्तव में बहुत रोमांचक मैच था और जैसा कि आप जानते हैं कि राजनांदगांव बास्केटबॉल का एक बड़ा सेंटर देश में बन चुका है और पिछले कई वर्षों से, जहाँ तक मुझे याद आता है, राजनांदगांव की टीमें ही सीबीएसई में भी और दूसरे इवेंट्स में भी बास्केटबॉल में परचम लहराती रही हैं। और आज डीपीएस राजनांदगांव और युगांतर पब्लिक स्कूल राजनांदगांव, दोनों राजनांदगांव की टीमों के बीच में निर्णायक मुकाबला हुआ और डीपीएस राजनांदगांव ने इस बार यह टाइटल जीती। तो मुझे खुशी है कि यह टाइटल इस बार भी राजनांदगांव के पास ही रहा है और डीपीएस राजनांदगांव को बहुत बहुत बधाइयाँ। युगांतर पब्लिक स्कूल के खिलाड़ियों को भी बधाई कि वो यहाँ तक पहुँचे। जाहिर है कि दोनों टीमें लगभग बराबर थी और कोई भी जीत सकता था। तो यह हम सब के लिए ज़्यादा अच्छा है कि राजनांदगांव में ही यह ट्रॉफी रहेगी। समापन समारोह में स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी है। वहीं अतिथियों ने विजेता, उपविजेता टीम सहित कोच, रेफरी को पुरस्कृत किया है। फाइनल मैच 4 क्वार्टर में खेले गए। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव। जनपद पंचायत छुईखदान में पंचायत सचिव पद पर पदस्थ कपिल दास मानिकपुरी के सेवानिवृत्त होने पर सचिव संघ जनपद पंचायत ने उन्हें भावभीनी विदाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। इस मौके पर सेवानिवृत्त कपिल दास मानिकपुरी का शाल, श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। जनपद पंचायत छुईखदान एवं जिला सचिव संघ द्वारा सम्मान समारोह एवं विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन जनपद सभा कक्ष में किया गया, जहां पर पंचायत सचिव के पद पर पदस्थ कपिल दास मानिकपुरी का सेवानिवृत्ति पश्चात शाल, श्रीफल भेंट कर उन्हें विदाई दी गई। इस मौके पर जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि विनोद ताम्रकार, मुख्य कार्यपालिका अधिकारी जीएस राजपूत, जिला सचिव संघ अध्यक्ष भागवत साहू, छुईखदान पंचायत सचिव संघ अध्यक्ष नीलेश सिंह,
लोकेश जंगेल, जनपद सदस्य, सरपंच संघ अध्यक्ष, बड़ी संख्या में पंचायत सचिव उपस्थित थे। इस अवसर पर जनपद पंचायत छुईखदान सचिव संघ के लोकेश जंगेल ने उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सेवानिवृत्त कपिलदास मानिकपुरी बहुत ही सरल सहज व्यक्तित्व के धनी थे। उनके सफल कार्यों का लाभ आने वाली पीढ़ी को जरूर मिलेगी। इसी तरह जिला सचिव संघ के अध्यक्ष भागवत साहू ने कहा कि पंचायत सचिव छुईखदान कपिलदास मानिकपुरी की सेवानिवृत्ति पश्चात हम जिला की ओर से उपस्थित हुए हैं और उन्हें सम्मान देकर विदाई किया गया है। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और उनके आदर्शों का अनुसरण करेंगे। आज सचिव संघ जनपद पंचायत छुईखदान की ओर से हमारे बीच के साथी श्री कपिलदास मानिकपुरी जी का रिटायरमेंट 31/10/2023 को हो चुका था, जिसके सम्मान के लिए हम लोग जनपद पंचायत छुईखदान के सभा कक्ष में एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किए थे, जिसमें सभी सचिव साथी द्वारा बारी बारी करके हम लोग उसे सम्मान किए और एक प्रतीक चिन्ह के रूप में हम लोग ने उसे सम्मान स्वरूप एक चिन्ह दिए हैं। और आज इस मौके पर जनपद पंचायत छुईखदान के अध्यक्ष श्रीमती नीना विनोद ताम्रकार और प्रतिनिधि के रूप में विनोद ताम्रकार जी और हमारे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत छुईखदान और साथ में सरपंच संघ के अध्यक्ष श्री टीकम साहू जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर हमारे सम्मान कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। आज हम लोग हमारे सचिव श्री कपिलदास मानिकपुरी जी उनका सेवानिवृत्त होने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें आज हम लोग जिला की ओर से उपस्थित हुए हैं और हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और ये पहले हमारे सचिव है जिला की ओर से और प्रदेश की ओर से जो सेवानिवृत्त होने के पश्चात इनको उपदान की राशि प्राप्त होगा। इनको उपदान की राशि कुल 16.5 महीने का प्रदान होगा। ये हमारे लिए गौरव की बात है। इससे पहले हमारे जितने भी सचिव साथी सेवानिवृत्त हुए हैं उनको किसी को प्राप्त नहीं हुआ है, तो ये हमारे लिए एक अच्छा बात है। इस अवसर पर सेवानिवृत्त कपिलदास मानिकपुरी ने अपने कार्यकाल के अनुभव को साझा करते हुए सभी लोगों का आभार व्यक्त किया है। 11/11/1995 में नियुक्ति हुआ था ग्राम पंचायत सचिव पद पर और उस समय मेरे को 500 रुपया मिलता था शासन की तरफ से। अभी मैं 31/10/2023 में मतलब रिटायर हुआ हूँ ग्राम पंचायत दरबान से। मैंने 28 साल तक की अपना सेवा दिया हूँ पंचायत सचिव के रूप में। पंचायत सचिव कपिलदास मानिकपुरी 1995 में ग्राम पंचायत सचिव पद पर नियुक्त हुए थे। 28 साल तक सेवा देने के बाद वे अपने पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। छुईखदान से करण सिंह ठाकुर, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।